नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त दोपहर के 2 बज चुके हैं और इस वक्त की 2 बड़ी खबरें आपको बता दें। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। नोएडा में ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ हुए बदसलूकी से जुड़ी हुई पहली खबर। मामले का आरोपी बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार है और पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। छापेमारी शुरू हो गई है। यहां तक कि श्रीकांत त्यागी के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। दूसरी बड़ी और अहम खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। बिहार की सियासत में भारी उलटफेर होने की संभावना है। जेडीयू और बीजेपी में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। इन दोनों ही बड़ी खबरों पर अब तक का हर अपडेट सबसे पहले आपको इस बुलेटिन में हम समझाएंगे। अभी सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 22 अगस्त तक जेल में रहेंगे संजय राउत। मुंबई की कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है संजय राउत को। पात्रा चौल घोटाले के मामले में लगातार ईडी के सवालों का सामना कर रहे थे संजय राउत, लेकिन आखिरी 2 बार ईडी के समन के बावजूद हाजिर नहीं हुए थे संजय राउत। इसके बाद गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कोर्ट में पेशी में आपको बता दें फिलहाल 22 अगस्त तक के लिए जेल में रहने वाले हैं संजय राउत। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पात्रा चौल घोटाला 1039 करोड़ का यह गबन, जिसमें संजय राउत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई की कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है संजय राउत को। इसके साथ ही पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ हुई। दोनों के आमने सामने बिठाकर सवालों का हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ रहे हैं। शुभम, बड़ी खबर फिलहाल 22 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है संजय राउत को। देखिए बिल्कुल चारुल जी, आज 8 अगस्त और मुंबई की टीएमएलए कोर्ट ने शिवसेना के नेता संजय राउत को कोर्ट में पेश किया, जहां पर ईडी के अधिकारियों ने और कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे जो है नकार दिया और उन्हें सीधा 22 अगस्त तक मुंबई के अथर रोड जेल में जाने के लिए कहा है और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब से थोड़ी देर बाद शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी के अधिकारी मुंबई के अथर रोड जेल ले जाएंगे। जिस तरीके से 1 अगस्त को उन्हें कोर्ट में पेश किया था, फिर उसके बाद 4 दिन की कस्टडी मिली थी, 4 अगस्त को पेश किया गया, उसके बाद 8 तारीख तक कस्टडी मिली। तो ऐसे में 8 दिन की कस्टडी जो है ईडी को संजय राउत की मिल चुकी थी। इस दरमियान ईडी के अधिकारी ने उनकी पत्नी वर्षा राउत को बुलाया, कई और लोगों को बुलाया गया जिससे पूछताछ हो सकी। उसके बाद ईडी के अधिकारी आज कोर्ट में ये दलीलें दे रहे थे कि हमें और कुछ दिन की मांग जो है वो ईडी संजय राउत की कस्टडी दीजिए, लेकिन कोर्ट ने इसे नकार दिया और उन्हें सीधे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब यहाँ से संजय राउत की मुश्किलें जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में गए, तो जब भी वो जमानत की अर्जी लगाएंगे कोर्ट के सामने, तो इसका विरोध जो है ईडी के अधिकारी कहेंगे। ईडी के अधिकारी ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी जांच चल रही है, कुछ और गवाहों को बुलाना है, जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है। शुभम, देखिए जब से ये माना जा रहा था कि वर्षा राउत से पूछताछ हुई और खासकर आमने सामने बिठाकर जब दोनों से पूछताछ हुई है, ये वो कड़ी रही जहां से ईडी के पास कुछ और सवाल जो है उनकी फेहरिस्त में जुड़ गए, कुछ अहम जानकारियां उन्हें मिली और इसलिए कहा जा रहा है कि अब ये न्यायिक हिरासत में भले ही संजय राउत रहेंगे लेकिन मुश्किलें कम नहीं होंगी। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से 6 अगस्त के दिन संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी दफ्तर बुलाया गया था समन भेज के, उस दरमियान संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कराई गई थी। तकरीबन 10 घंटे तक वर्षा राउत से पूछताछ हुई। उसके बाद से कयास लगाया जा रहा था कि शायद संजय राउत की मुश्किलें जो है वो और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि वर्षा राउत से ये पूछा गया था कि आपके अकाउंट में जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिस पैसों की बात कही जा रही है 1 करोड़ 6 लाख रुपए की, क्या उसकी जानकारी वर्षा राउत को थी? क्या संजय राउत को उनको ये बताया था? ऐसे कई सारे तमाम जो सवाल थे वो ईडी के अधिकारी 6 अगस्त के दिन वर्षा राउत से पूछे थे। उसी के बाद से कयास लगाया जा रहा था कि शायद फिर से कस्टडी की मांग हो सकती है, लेकिन कस्टडी आज कोर्ट ने ईडी को नहीं दी और सीधे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है वो भेज दिया। मुंबई के अथर रोड जेल में आज से संजय राउत अगले 14 दिनों तक अपनी जो है वो राहत बिताएंगे। और इसी अथर रोड जेल में अगर हम बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र के 2 पूर्व मंत्री की सजा अपनी काट रहे, वो भी पीएमएलए जैसे केस में। नवाब मलिक की बात करें और अनिल देशमुख जो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है, अनिल देशमुख नवाब मलिक के ऊपर आरोप है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के सहयोगी से जमीन खरीदी है। तो अब जो आमना सामना होगा वो नवाब मलिक कुल मिलाकर शुभम मुश्किलें फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात
करते हैं बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक दिग्गजों की निगाहें अब बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर जमी हुई है। सीएम नीतीश कुमार के अगले कदम पर सभी की निगाह टिकी है। बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नया करने की फिराक में है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार में नई सरकार बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद से सियासी अटकलें और तेज हो गई। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस्तीफे से बिहार की सियासत गर्मा गई। जेडीयू बिना नाम लिए बीजेपी पर हमलावर है और सियासी बवाल को देखते हुए संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राज्य में कभी भी राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। तन और मन दोनों उस दल का था, अब वो तय करें। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं, तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। बीजेपी को जब जरूरत होती है तो किसी के भी पांव पड़ लेते हैं, उसे अलायंस बना लेते हैं। जैसे ही भाजपा की खुदगर्जी खत्म होती है, जरूरत खत्म होती है, तो साथी का पांव नहीं गला काटते हैं। नीतीश कुमार जी भले इंसान है, मेरे मानने में वो उनके जासे में आ गए। जब बीजेपी को जरूरत थी तब नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी, नीतीश कुमार जी का कास्ट कॉम्बिनेशन, उस सब को यूज कर लिया और फिर नीतीश कुमार जी की मदद से सब ठीक ठाक कर लिया। अब उन्हीं की कब्र खोदने में लगेंगे। हाँ, अंतरात्मा की आवाज़ मुख्यमंत्री जी पुनः सुनने वाले हैं, पर उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उनके प्रति बहुत लॉयल है। उनकी कुर्सी को स्थिर करने के लिए ही ये आवाज़ आती है। जब जब उनकी कुर्सी डोलती है तब तब उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उनको सही कुर्सी का पता बताती है। और उनकी वो कुर्सी महागठबंधन में जाए तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, एनडीए में रहें तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, पुनः महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। ये उनकी अंतरात्मा स्पष्ट है, इसमें कोई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कल दिल्ली आ सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक और बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कल दिल्ली आ सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सांसदों और विधायकों के साथ बैठक के बाद होंगे रवाना। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। नीतीश और सोनिया गांधी के बीच फोन पर भी बातचीत हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। तो क्या वाकई सियासी उलटफेर का दौर अब बिहार में शुरू हो चुका है? नीतीश कुमार और कांग्रेस आला कमान के बीच अगर मुलाकात होती है तो इस मुलाकात का क्या संकेत है? क्योंकि कल आप देखिए विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई गई है नीतीश कुमार की ओर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़ रहे हैं। संजीव, ये बड़ी खबर आ रही है, कल दिल्ली आ सकते हैं नीतीश कुमार, यानी सियासी उलटफेर की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो चुकी है बिहार में। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो राजनीतिक गर्माहट बिहार में गर्माते जा रही है और जिस तरह से लगातार सियासत में जो बयानबाजियां हो रही है, इससे बिल्कुल अब साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं आने वाले 24 घंटे बिहार में एक नई सियासत की कह सकते हैं कि विसाख बिछ सकती है। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बातें आ रही थी कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा एक गुण है कि वो बोलते जल्द नहीं है, और ऐसे में आरसीपी सिंह का जो पूरा ये माजरा आया उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह से उछाल आ गया है। और जिस तरह से ललन सिंह ने कल बयान दिया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि ये जो एक दूसरा चिराग फॉर्मूला, चिराग मॉडल लाया जा रहा था, ये जेडीयू को पता लग गया था। तो ऐसे में पहला नुकसान जो चिराग ने दिया, जिससे कि जो जेडीयू की सीटें कमी, कहीं न कहीं ये दूसरी कवायद हो रही थी। हालांकि ललन सिंह ने खुलकर नहीं कहा था, किसी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी की तरफ वो एंगल नहीं किए, लेकिन ये साफ था कि वो किधर इशारा कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस पूरे सियासत में ये बात अब साफ हो गई है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि आने वाले समय में भविष्य, पार्टी का अगर भविष्य बचाना है, पार्टी को लंबे कह सकते हैं कि रेस का घोड़ा बनाना है,
तो कहीं न कहीं संजीव, अब आप फिर से देखिए एक बार विपक्षी पार्टियों के सुर बदलने लगे हैं। आज कांग्रेस को नीतीश कुमार एक अच्छे नेता नजर आते हैं, मंझे हुए नेता नजर आते हैं। आरजेडी के तेवर भी अब नरम होते नजर आ रहे हैं। यानी अब कहीं ना कहीं जो बयानबाजी अब तक जो विपक्ष हमलावर रहता था नीतीश कुमार पर, आज वो तारीफ करता नजर आ रहा है। यानी अंदर अंदर सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। देखिए चारुल, 2005 के बाद सत्ता से बहुत दूर है आरजेडी, और आरजेडी बीच में एक बार फिर सत्ता में आई थी, वो भी नीतीश कुमार का ही वो कृपा था, नीतीश कुमार का ही देन था। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के विकास मॉडल को बिहार भुला नहीं सकता। नीतीश कुमार ने जरूर काम किया है, लेकिन जिस तरह से सत्ता का उलट पलट होता रहा है, वैसे में अब जो बातें सामने हमारे पास आ रही है कि कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनिया गांधी से भी नीतीश कुमार की बात हुई है, तेजस्वी से भी मुलाकात की बात आ रही है, और ऐसे में नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिल सकते हैं, और तमाम जितने भी जेडीयू के विधायक हैं, सांसद हैं, उनको कल बुला लिया गया है यहाँ, और देर शाम जो बातें आ रही है कि मीटिंग होनी है। संजीव, लेकिन जिस तेजस्वी यादव से, जिस आरजेडी से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अचानक से गठबंधन तोड़ दिया था नीतीश कुमार ने, आज उसी आरजेडी में कैसी हर संभावनाएं तलाश रहे हैं वो? देखिए, राजनीति है और राजनीति में संभावनाएं लगातार दिखती हैं, और आपको याद होगा नीतीश कुमार भी पहले बोलते थे कि भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे बयान भी आए हैं। लेकिन सियासत है और सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव ने प्रतिरोध मार्च निकाला, और उसका दबे जुबान से जिस तरह से जेडीयू ने ये माना कि बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार तमाम मुद्दों को लेकर, तो ये लगने लगा था। क्योंकि देखिए बयान भी जो है लगातार जो है नीतीश कुमार पर विरोध के बयान नहीं आ रहे थे, तो ये सारे मायने और मकसद बता रहे थे कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। और भले ही अभी बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा हो कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, लेकिन देखिए इस डैमेज कंट्रोल है उसको बराबर करने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है बीजेपी की तरफ से। आपको याद होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें जो बड़े नेता थे उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में 2024 और 2025 का चुनाव नीतीश की अगुवाई में होगा। लेकिन नीतीश कुमार ये ध्यान रहे कि बड़े भाई की भूमिका में भले ही हो, लेकिन उनका कद छोटा होता जा रहा है। जिस तरह से उनका चिराग पासवान ने जिस तरह से उनके वोट बैंक में सेंध लगाया और उनकी जो सीटें हैं बहुत कम हो गई, तो इस तरह से आप देखिए 122 का जो जादुई आंकड़ा है बिहार में शासन करने के लिए, तो उसके लिए अगर आरजेडी, जेडीयू और तमाम, देखिए मांझी, जीतन राम मांझी के पार्टी प्रवक्ता भी खुलकर बयान दे चुके हैं कि कल मीटिंग होगी और नीतीश कुमार के वो साथ हैं, नीतीश कुमार के काम में विश्वास करते हैं। तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को कहीं से कोई मुश्किल नहीं है सरकार बनाने के। ये बदले हुए तेवर, ये बदले सुर बता रहे हैं कि बिहार में अब सत्ता बदलने वाली है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी मामले में एक बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीकांत त्यागी पर इनाम घोषित किया गया है। नोएडा पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। सीएम योगी ने वरिष्ठ ऑफिसर्स को इसको लेकर निर्देश दे दिए हैं। श्रीकांत त्यागी की प्रॉपर्टी का ब्यौरा भी तलब किया गया है। श्रीकांत त्यागी को सुरक्षा देने वालों पर गाज गिरने वाली है। सीएम दफ्तर से मामले में रिपोर्ट मांग ली गई है। एसीएस होम ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। तो देखिए, सुबह से बुलडोजर चलाया गया अवैध निर्माण पर, लेकिन सांसद महोदय ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उस अल्टीमेटम के बावजूद आरोपी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी ना होना, यानी पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल भी उठता है। लेकिन पुलिस की ही कार्यशैली पर पर्दा डालने के लिए क्या नोएडा अथॉरिटी ने श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था? ये तमाम सवाल है जो उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आखिर कहां गया श्रीकांत त्यागी? नोएडा पुलिस की तमाम टीमें क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमित, आखिर कहां चला गया श्रीकांत त्यागी? देखिए, नोएडा पुलिस ने टीमें गठित की हुई है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। देखिए, बिल्कुल 3 दिनों से श्रीकांत त्यागी फरार है। हालांकि जो लास्ट लोकेशन, जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में मिला था, जो एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें श्रीकांत त्यागी अपनी गाड़ी में बैठते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी
3 दिनों के बाद भी, यानी कि 72 घंटों के बाद भी यूपी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। और इसके पीछे ये भी वजह मानी जा रही है कि श्रीकांत त्यागी खूब अपने आप को रसूखदार बताता था, उसके पीछे काफी लंबी फौज थी, उसके कई सारे दोस्त थे। कल हमने देखा था कि जिस तरीके से 15 से ज्यादा जो गुंडे थे वो ओमैक्स सोसाइटी में पहुंचते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जिसके बाद वहां पर आनन फानन में पुलिस के भी आला अधिकारी पहुंचते हैं और उसके बाद उन लोगों को हिरासत में लिया जाता। और उसके बाद फिलहाल अगर हम सुबह से बात करें तो ओमैक्स सोसाइटी पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि 2019 में जब जो वहां के सोसाइटी के लोगों ने नोएडा अथॉरिटी को शिकायत दी थी, जब से आखिर अब तक क्यों नोएडा अथॉरिटी ने क्यों बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की, क्यों 3 साल तक जो है इसी तरीके से अवैध निर्माण जो है वो श्रीकांत त्यागी करता रहा। इस तरीके के तमाम जो सवाल है वो विपक्ष लगातार उठा रहा है। लेकिन कल देर रात से जब महेश शर्मा उस सोसाइटी में पहुंचे, उसके बाद से यूपी सरकार और यूपी पुलिस दोनों ही जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो जो नोएडा का जो सूरजपुर का कोर्ट है उसके आसपास भी पुलिस की जो सिक्योरिटी है अंदर अगर हम बात करें तो बढ़ा दी गई है। फिलहाल जो सरेंडर की खबरें सुबह से आ रही थी चारुल, हो सकता है कि यहां पर सरेंडर से पहले ही देर शाम तक श्रीकांत त्यागी को यूपी पुलिस की जो 12 से ज्यादा टीमें वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। हो सकता है कि शाम तक श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि नमित 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं सांसद महेश शर्मा और कहते हैं कि 48 घंटे में आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उन्हीं का बयान आता है कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं सरकार में हूं और हमारी सरकार इस वक्त सत्ता में है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली का क्या, आखिर क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? और कार्यशैली के नाम पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, लेकिन आरोपी कहां है किसी को नहीं पता। टीमें गठित की गई हैं लेकिन अभी तक सभी के हाथ खाली है। देखिए बिल्कुल न केवल 12 से ज्यादा पुलिस की टीमें गठित की गई हैं, उत्तराखंड यूपी के अंदर छापेमारी जारी है। इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया, उनकी भी टीम जो है तलाशी अभियान कर रही है। लेकिन जो महेश शर्मा जो कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं, उन्होंने कहा था, एक टारगेट दिया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर श्रीकांत त्यागी गिरफ्त में होगा। हालांकि उस बात को कहे हुए महज कुछ ही घंटे बीते हैं, लेकिन 48 घंटे के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो महेश शर्मा को जवाबदेही उनकी बनती है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। हालांकि अगर बात करें तो भंगेल के इलाकों में भी श्रीकांत त्यागी की कुछ जो उनकी संपत्तियां हैं उनको कुर्क किया जा रहा है। इसके अलावा जो जीएसटी की टीमें हैं वो भी लगातार छापेमारी कर रही हैं, क्योंकि जो ओमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी का फ्लैट था वहां पर पिछले कई सालों से श्रीकांत त्यागी जो है वो लोगों को धमका रहा था, उनके ऊपर दबाव बना रहा था। उसके साथ साथ मेंटेनेंस जो था, यानी कि पिछले कई सालों से उसने उस सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं दिया था। तो इससे साबित होता है कि किस तरीके से वो लोगों पर अपना डर दिखाने की कोशिश कर रहा था। नमित, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए इस पूरे मामले में लगातार देख रहे हैं कि नोएडा पुलिस की नाक के नीचे से श्रीकांत त्यागी निकल गया और ये भी कहा जाता है कि घर में दरअसल एक तहखाना था, वहीं से वो पार्किंग में पहुंचा और वहीं से रफू चक्कर हो गया। लेकिन क्या फायदा इतनी टीमें बनाने का, इतनी टीमों का गठन करने का, अगर सिर्फ एक श्रीकांत त्यागी नहीं ढूंढ पा रही है पूरी पुलिस, पूरी जिले की पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है और यहां तक कि अब बात राजधानी तक पहुंच चुकी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली के आसपास का ही इलाका है नोएडा और ऐसे में पिछले 48 घंटों से लगातार जो यूपी पुलिस की टीम है वो छापेमारी तो कर रही है, लेकिन अभी भी यूपी पुलिस की जो टीम है उनके हाथ खाली हैं। क्योंकि हालांकि जो लास्ट लोकेशन ऋषिकेश के अंदर ट्रेस की गई थी वहां पर जो यूपी पुलिस की टीम है वो श्रीकांत त्यागी के पास तक पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही श्रीकांत त्यागी को पता लगा कि पुलिस उसकी तरफ आ रही, वो वहां से फरार हो गया। इसके अलावा हापुड़ के अंदर भी एक गाड़ी को ट्रेस किया गया था। तो पुलिस की जो टीमें हैं वो दबिश जरूर कर रही हैं, लेकिन जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि श्रीकांत त्यागी काफी रसूखदार माना जाता है, उसके काफी ऊंचे नेताओं से भी जो है उसके लिंक हैं। ऐसे में यूपी पुलिस जिस तरीके से पिछले 48 घंटों से उनके हाथ खाली हैं, विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है कि आखिर कब तक श्रीकांत त्यागी जो है वो यूपी पुलिस की हाथों से दूर रहेगा, क्यों आखिर गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। अगर हम सूरजपुर कोर्ट की बात करें तो सुबह जब ये खबर आई कि यहां पर सरेंडर कर सकता है श्रीकांत त्यागी, यहां की जो डिप्लॉयमेंट थी पुलिस की उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि 2 बजे तक सूरजपुर कोर्ट का लंच खत्म होगा, उसके बाद फिर से वकील बैठेंगे, तो ये क्योंकि पुलिस की डिप्लॉयमेंट चारुल इसलिए बढ़ाई गई है कि जो बड़ा आरोपी होता है जिसकी जो छानबीन पूरे उत्तराखंड की बात करें या फिर यूपी के कई जिलों में चल रही है, पुलिस चाहेगी कि आखिर सरेंडर करने से पहले ही श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करके और पुलिस फिर उसको कोर्ट में पेश करे।
देखिए नमित, साफ है कि जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी, जिस तरह से यही पुलिस है जो सिक्योरिटी दे रही थी श्रीकांत त्यागी को, आज इसी पुलिस की नाक के नीचे श्रीकांत त्यागी निकल गया। लेकिन पुलिस अभी भी लकीर पीट रही है, हाथ खाली है, 12 टीमें लगी हुई है। लेकिन यह दिखाता है यूपी पुलिस किस तरह से नाकाम हो चुकी है, एक आरोपी को नहीं पकड़ पा रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार कांग्रेस, बीजेपी और सरकार पर महंगाई के साथ अन्य मुद्दों पर हमला बोल रही है क्योंकि वो बौखलाहट में है। इसके अलावा क्या कुछ रहा इस बातचीत में, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ तीरथ सिंह रावत जी मौजूद हैं। सर, सदन में जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, महंगाई पर हंगामा किया, जीएसटी पर हंगामा किया, अब कह रहा है कि जो एफआईआर की गई 5 तारीख को वो गलत थी, नेता अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। देखिए, कांग्रेस बौखला गई है और घबराहट है। जनता ने उनको दरकिनार कर दिया। आज लगातार हर स्टेट से उसका सफाया होता जा रहा है। उसका परिणाम है, उसके कारण है। कहते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो हाल है उसका। जहाँ तक महंगाई की बात हो, चर्चा के लिए लगातार बात आती रही, लेकिन वो फिर भी बहिर्गमन हो हल्ला करते रहे। डिस्कशन, चर्चा से ही सब कुछ निकलता है। जनता की निगाहें, करोड़ों रुपया सदन में खर्च होता है, लेकिन उसकी उनको कोई परवाह नहीं थी। केवल हो हल्ला करना मात्र, उससे हल नहीं निकलता है। तो चर्चा करना, डिस्कशन करना, ये सारा विषय है। और जहाँ तक धरना प्रदर्शन ये सारे के, तो कानूनी व्यवस्था है। 144 लगी हो, अन्य लगा हो, वहाँ सब कुछ यार इस तरह करें तो स्वाभाविक है कि फिर कानून अपना काम करता है, प्रशासन अपना काम करता है। सर, कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में बहुत से इलाके हैं, अभी भी वहां पर संचार की सुविधाएं नहीं हो पाई हैं, कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। इस बारे में क्या कुछ आगे बातचीत हुई है आपकी? निश्चित बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, इंटीरियर हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ के इंटरनेट पकड़ने में दिक्कतें, कठिनाइयाँ रहती हैं। और वो विषय मैंने कई बार लिया भी है और उचित स्थान पर बताया भी है। उस और हम लोग बड़े भी हैं, बहुत जगह बॉर्डर जैसे क्षेत्र में भी कनेक्टिविटी, इंटरनेट पिछली बार जुड़े हैं और काम शुरू हुआ है। आज भी जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग प्रयासरत हैं, वहाँ काम हो रहा है और धीरे धीरे वो आवाज़ हम लोग जहाँ उठाना उठाते हैं और उस और हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका BSNL धीरे धीरे और आगे काम कर रहा है, विस्तार हो रहा है। और भी इस तरह के जो हैं कंपनियां, वो भी अपना काम दे रही हैं। तो ये ज़रूर है, मैंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ घाटियाँ हैं, जहाँ बिल्कुल ही इंटीरियर है और वन क्षेत्र हैं, वहाँ थोड़ा दिक्कतें हैं, लेकिन उनका समाधान हमारे सरकार के द्वारा हो रहा है, उस पर ध्यान है। धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तीरथ सिंह रावत। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। ताजिया मुहर्रम और कावड़ यात्रा को लेकर राजस्थान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जयपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। सुरक्षा को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता दीपक चावला ने जयपुर की डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा से खास बातचीत की। जयपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी है कावड़ और ताजिया, दोनों की किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा जी है। मैडम, दोनों ही सेंसिटिव मामला है, किस तरह से पुलिस की व्यवस्था रहने वाली है, खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में? पुलिस ने जो है, हमने पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए हैं, सभी की मीटिंग ले ली गई है। कावड़ जो यात्रा है वो लंबे समय से चल रही है, ये सावन का जो पूरा माह है इसमें चलती है। जो अंतिम सोमवार है वो आज है, लेकिन इसके बाद भी सावन माह के कुछ दिन बचे हुए हैं, उसमें भी कावड़िया जो हैं वो अपना जलाभिषेक करते हैं, तो उसके लिए माकूल व्यवस्था बनाई गई है। इसके साथ साथ मुहर्रम जो है उसके ताजिए और ये कत्ल की रात में जो जुलूस निकलना है, उसके लिए जो वेस्ट है उसमें कुछ 4 एरियाज हैं जहां पर इस प्रकार से ये ताजिए के जुलूस निकलते हैं, जो चोमू, बगड़ू, ये झोटपाड़ा और सदर एरिया में है। वहां पर माकूल पुलिस की व्यवस्था की गई है, सफिशिएंट मात्रा में जाब्ता लगाया गया है, लोगों के साथ पूरी तरीके से जो एक कॉन्वर्सेशन है वो ओपन रखा गया है
और पुलिस पूरी मुस्तैद है, शांति व्यवस्था बनाए रखकर ये पूरा कार्यक्रम करवाया जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी संवेदनशील इलाके रहती है, जैसे हसनपुरा की मैं बात कर लूँ या चौमो की बात करूँ, तो संवेदनशील इलाकों में क्या ज्यादा जाब्ता रहने वाला है या सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी रहने वाले, ड्रोन रहने वाला है, सीसीटीवी है, क्या इन सभी चीजों की व्यवस्था जो है वो कोई भी अगर ऐसे हमारा जो एक पुलिस का इंतजाम होता है तो आज की तारीख में हम इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो सभी जगहों पर हमने ड्रोन की व्यवस्था की है, सभी जगह पर सादा वस्त्र में डेफिनेटली पुलिसकर्मी रहेंगे, जो छत हैं छतों पर जाब्ता लगाया जाएगा और जो जुलूस होगा उसके साथ साथ पुलिसकर्मी रहेंगे और जुलूस वालों के साथ बात करके उनकी वॉलंटियर्स की सूची भी ले ली गई है, जिसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन वो बेटर बनाया जा सके। और उसके अलावा जो आसूचना संकलन है गोपनीय रूप से जो पुलिस कंटिन्यूसली करती रहती है वो भी करते रहेंगे। मैडम, कावड़ यात्रा का रजिस्ट्रेशन है, क्या ताजिए का भी ऐसी व्यवस्था है? ताजिया जो होता है उसके लिए डेफिनेटली लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो जैसे वेस्ट जिले के अंदर, जयपुर के अंदर 11 लोग ऐसे हैं जिनको ताजिए के लाइसेंस दिए गए हैं। केवल लाइसेंसधारी जो होते हैं वो ताजिया निकाल सकते होते हैं। कभी कभी कोई छोटे मोटे ताजिए जो होते हैं वो मन्नत वाले निकाले जाते हैं, उसकी सूचना भी पहले से ही थानों पर दिया जाना अनिवार्य होता है और उसके बाद ही निकाला जा सकता होता है। शुक्रिया मैडम बातचीत करने के लिए। ये तो डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा जो बता रहे इन दोनों आयोजनों को लेकर जयपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। राजस्थान के भरतपुर की बीजेपी सांसद रंजिता कोली पर एक बार फिर से खनन माफियाओं ने घातक हमला किया। हमले में सांसद रंजिता कोली बाल बाल बची हैं। हमलावरों ने उनकी कार को भी तोड़ दिया। इस पर सांसद रंजिता कोली ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। हमले के बाद से हमलावर लगातार फरार है। आधी रात के बाद में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दूसरी तरफ हमले से आक्रोशित सांसद रंजिता कोली रात भर से धरने पर बैठी हैं। सांसद कोली का ये चौथी बार उन पर हमला किया गया है। मेरे पास सूचना थी 200 गाड़ियों की कि मैडम यहाँ पर आइए, और हम आए थे तो यहाँ पर लगातार 100 गाड़ियाँ लगी हुई थी। और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को उन गाड़ियों के सामने रुकवाया और हम लोग उतरे थे, वैसे ही मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव बुरी तरीके से हुआ। और डंपर जिस तरीके से डंपर हमारे लोगों के ऊपर छड़के, उनको कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का एसपी जिससे मैंने बात करी वो आने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यह 100 मीटर भी दूर नहीं है चौकी, वहाँ से 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं था। और जिस तरीके से मेरी गाड़ी की हालत करी है, मैं तो 1 मिनट पहले उतर गई थी। इन्होंने आज मेरे ऊपर चौथी बार हमला हुआ है। भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजिता कोली पर हमले के मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में खनन माफिया सर चढ़कर बोल रहे हैं। हमारी लोकसभा सांसद रंजिता कोली की गाड़ी पर पथराव किया गया। यह उन पर पहला हमला नहीं है, उन पर चौथी बार हमला किया गया है। किस तरह से राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, खान माफिया कैसे सिर चढ़ करके बोलते हैं, और एक सिटिंग एमपी जो हमारे लोकसभा की सदस्य है, संसद सत्र चल रहा है, उसके बावजूद भी उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो हमारे संसद सदस्य की गाड़ी पे पथराव करते हैं, उसको चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उस पर हमला करते हैं। और ये पहला हमला नहीं है, ये चौथा हमला है उस पर। राजस्थान की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में बिल्कुल लचर हो गई है, बिगड़ गई है कानून व्यवस्था। उनके हाथ में कुछ नहीं बचा है। 2 गुटों में बंटी हुई सरकार, और दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए। उधर खाटू श्याम जी के मंदिर में मची भगदड़ को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि सीकर में खाटू श्याम जी के मंदिर में भगदड़ होने से 3 दर्शनार्थी महिलाओं की मृत्यु बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करे, साथ ही दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जो सीएम अशोक गहलोत की तरफ से आया है। उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं। भगदड़ में घायल हुए श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की है। सीएम अशोक गहलोत का ये ट्वीट है।